हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी, ठीक है? तो देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम जानने वाले हैं अपने क्लास 12th के बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। जैसे मैंने कल के क्लास में क्लास 11th के सिलेबस के बारे में बताया हुआ था, आज मैं आपको बताऊँगा क्लास 12th के सिलेबस के बारे में। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया हुआ था कि जब भी कोई पेशेंट जाता है, जब भी कोई पेशेंट अपने को ट्रीटमेंट लेने के लिए जाता है डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे सबसे पहले जो डॉक्टर होते हैं, वो उसके बारे में नॉर्मल चीज़ें जानते हैं। उसके बाद उसका टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि हाँ, ये बीमारी है, उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। वैसे ही जब आप क्लास 12th के अंदर में जानोगे, पढ़ रहे हो, उससे पहले बेस्ट है कि आपको पता होना चाहिए अपने क्लास 12th के कंटेंट के बारे में कि आपके क्लास 12th में क्या-क्या चीज़ें हैं, आपको क्या-क्या पढ़ना है। इससे क्या होता है इससे क्या होता है कि जब हम अंदर कंटेंट को पढ़ते हैं, तो हमें और आसान लगने लगता है और साथ ही साथ मज़ा भी आता है और हमें एग्ज़ाम के बारे में पता भी चलता है किसका वेटेज कम है और किसका वेटेज ज़्यादा है, जिससे कि हम अपनी तैयारी और बढ़िया से कर पाते हैं, ठीक है? तो चलिए, बिना देरी किए हुए जानते हैं अपने क्लास 12 के सिलेबस के बारे में, क्लास 12 के बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। क्लास 11th में मैंने बताया हुआ था कि क्लास 11th में आपके पास टोटल 5 यूनिट है और 19 चैप्टर हैं। सेम वैसे ही क्लास 12th की यदि बात करेंगे तो क्लास 12th में आपके पास टोटल 5 यूनिट है और 13 चैप्टर है, ठीक है? क्लास 12th के सिलेबस की बात करेंगे तो क्लास 12th के बायोलॉजी के सिलेबस की जब अपन बात करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल 5 यूनिट है और चैप्टर्स की यदि बात करते हैं तो टोटल आपको 13 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है? हालाँकि पहले 16 चैप्टर था, लेकिन अभी एनसीईआरटी ने 3 चैप्टर हटा दिया है, तो अभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 13 ही चैप्टर पढ़ना है। तो याद रखिएगा क्लास 12 के सिलेबस में आपके टोटल 5 यूनिट है और 13 चैप्टर है। तो इसमें एक-एक के बारे में जानते हैं, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीपली जानेंगे, बहुत ही डिटेल में यहाँ पे जानेंगे जिससे कि आगे आपको कोई तकलीफ, कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं अपने अ, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट यूनिट की, ठीक है? सबसे पहले बात करेंगे अपने अपन फर्स्ट यूनिट की, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, ठीक है? ये जो सबसे पहला वाला यूनिट है, इस यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन। देखिए, इसके बारे में आप क्लास 10th में भी पढ़े हुए होंगे और इससे पहले भी आप पढ़े हुए होंगे कि रिप्रोडक्शन के बारे में कि ये होता क्या है। ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कोई जीव बिल्कुल अपने ही समान संतान को जन्म देता है, उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ये फ़िल्मों में होता है कि इंसान का बच्चा नाग, नागिन, हाथी, घोड़ा सब जन्म लेता है, लेकिन बिल्कुल रियलिटी की यदि बात करेंगे, रियल लाइफ़ की बात करेंगे तो इंसान का बच्चा इंसान ही होता है, घोड़ा का बच्चा घोड़ा ही, ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पे रिप्रोडक्शन में ये लाइन ही कहता है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी कि अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देता है, उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। तो क्लास 12th का आपका पहला जो यूनिट है, इस पहले यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन, जिसमें आपको टोटल जिसमें आपको टोटल 3 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है? जिसमें आपको टोटल 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहले 4 चैप्टर था, लेकिन उसमें से 1 चैप्टर को हटा दिया गया है, तो अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टोटल 3 चैप्टर ही इस यूनिट में पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर की यदि बात करते हैं तो फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है? जो आपका पहला चैप्टर है ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है? जो पहला चैप्टर है आपका, इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट।
हिंदी में इसको बोलते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। क्लियर? फ्लावरिंग प्लांट किसको बोलते हैं? वैसे प्लांट जिसमें फ्लावर का निर्माण होता है, यानी कि वैसे प्लांट जिसमें फ्लावरिंग होता है, उस प्लांट को बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। तो उन प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है? क्या इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करवाते हैं वो कौन-कौन से जीव होते हैं? व्हाट इज़ पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये सब क्या होता है? ये सारा का सारा चीज़ आपको पढ़ाऊँगा कहाँ पे? इसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है? तो क्लास 12th का जो फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन, इसमें आपको सबसे पहला और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है? तो ये हो गया आपका रिप्रोडक्शन यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। अब जब अपन बात करेंगे इसके सेकंड चैप्टर की, तो इसके सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है? इसके सेकंड चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लियर? मानव जनन। यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में, दोनों की डीप नॉलेज। उसके बाद बताएंगे कि मेल के बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, फीमेल के बॉडी में ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स, इन सब के बारे में कहाँ पे पढ़ाएंगे? तो यहीं पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है? फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्रेगनेंसी कैसे होती है, कितने टाइम की होती है, उनमें क्या क्या चीजें होती है, वो सारा का सारा कहाँ पे पढ़ाऊंगा? इसी चैप्टर में, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो ये हुआ आपका इसका दो चैप्टर, यानी कि रिप्रोडक्शन यूनिट का दो सेकंड चैप्टर और ओवरऑल क्लास 12 का सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर की यदि अपन बात करते हैं तो इसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है? थर्ड चैप्टर की यदि बात करते हैं तो इसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक मिनट, हेलो। आज नहीं है, आज ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं ना, लाइव ले रहे हैं अभी। हाँ, आज नहीं है। हाँ, हाँ है, कल है, ठीक है? हाँ हाँ, अपने सेम टाइम पे रहेगा। ओके। तो आपका क्लास 12th का जो थर्ड चैप्टर है, इसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है? इसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वीडियो कहीं ब्लर नहीं ना आ रही? वीडियो में कोई दिक्कत हो, कभी ब्लर हो या फिर कुछ, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है? तो ये आपके रिप्रोडक्शन का थर्ड चैप्टर एंड आपके रिप्रोडक्शन यूनिट का लास्ट चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए, हेल्थ की यदि बात करते हैं तो जब आपको पढ़ाऊंगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, या फिर जब आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बताऊंगा, तो WHO, ठीक है? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसने एक डेफिनेशन दिया है हेल्थ का। हेल्थ का मतलब लोग क्या समझते हैं कि उनको कोई बीमारी नहीं है, इन द सेंस कि वो बिल्कुल हेल्दी हैं, हेल्थ है। नहीं, अभी के टाइम में यदि 90% से ज्यादा पर्सन की यदि बात करेंगे तो वो हेल्दी नहीं है, उनका हेल्थ बढ़िया नहीं है। क्यों? क्योंकि WHO कहता है, WHO ने जो हेल्थ का डेफिनेशन दिया है, वो कहता है जो पर्सन फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, तीनों ही तरीके से बिल्कुल फिट हैं, उसी को बोलेंगे हेल्थ, ठीक है? यदि अभी के दौर में बात करें तो इतनी ज्यादा चीजें जो मार्केट से यदि हरी साग सब्जी भी ला रहे हैं, तो उसमें भी खाद का इतना उपयोग किया गया रहता है कि उससे भी लोगों को बहुत ज्यादा हानियां हो रही है, ठीक है? प्लस आजकल लोग फास्ट फूड, बाहर का चीज ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो अभी के टाइम में लोग बीमारियों से ज़्यादा ग्रसित हो चुके हैं, ठीक है? बहुत कम समय में बाल झड़ना, बाल बाल पकना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गठिया, डायबिटीज़, इन सब का प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक तो वो फिज़िकली फिट नहीं है,
दूसरा मेंटली फिट। मेंटली फिट इन द सेंस आप पे किसी भी आपको कोई मेंटल इश्यू नहीं है, कोई आपको मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा मेंटल। और तीसरा हो गया सोशल, यानी कि आपको ना फैमिली का ना ही सोसाइटी का कोई प्रेशर है कि तुमको ये करना ही पड़ेगा, इस टाइप का कुछ। तो इसको बोलते हैं सोशल। तो जो पर्सन, जो व्यक्ति इन तीनों ही तरीके से फिट हो, उसी को बोलते हैं हेल्थ। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि रिप्रोडक्शन को देखते हुए हेल्थ, यानी कि यहाँ पे इस चैप्टर में जो बीमारियों के बारे में पढ़ाऊंगा वो नॉर्मल नॉर्मल टाइफाइड हो गया, नॉर्मल कोल्ड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, इन सब के बारे में नहीं पढ़ाएंगे। वैसे बीमारियों के बारे में बताएंगे जो रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है, यानी कि मेल और फीमेल के मिलने से होता है, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसी में बताएंगे इसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इंपॉर्टेंस के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, सारा का सारा इसी में आपको बहुत डिटेल में हर चीज यहाँ पे बताएंगे। किस टाइम मेल और फीमेल के बीच में कोइटस हो कि प्रेगनेंसी फीमेल को ना हो, ऐसे ही बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। उसके बाद कि इसके कारण कौन कौन सी बीमारियां होती है, वो किसके कारण होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, वो भी यहाँ पे बताएंगे। एमटीपी एबॉर्शन जो होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ाएंगे। इनफर्टिलिटी बांझपन, वो भी यहाँ पे बताएंगे। बांझपन क्यों होता है, उसका कारण भी यहाँ पे बताएंगे, और उसका इलाज क्या-क्या है, ट्रीटमेंट क्या-क्या है, क्या-क्या टेक्नोलॉजीज हैं उस चीज को ठीक करने का, वो सारा का सारा आपको कहाँ पे बताएंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो ये है क्लास 12th का पहला यूनिट जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, जिसमें हम इन 3 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है जी। चलिए अगला देखिए, अगला बात करते हैं यहाँ पे। अगला जो आपका यूनिट है, सेकंड यूनिट, इस सेकंड यूनिट का नाम है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। ठीक है, इस यूनिट का नाम है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, यानी कि आनुवांशिकी एवं विकास, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। देखिए ये वाला जो आपका क्लास 12 का जो सेकंड यूनिट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट में आपको बताएंगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, ये साइंस का या फिर बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर का पास होना, और वेरिएशन यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर पास हुआ, तो उस वो जो कैरेक्टर पास हुआ तो उस कैरेक्टर में, यानी कि पहले जनरेशन में और दूसरे जनरेशन में क्या-क्या वेरिएशंस आया, और जो जनरेशन में प्रोजेनी यानी कि संतानों की उत्पत्ति हुई उनमें क्या वेरिएशंस हैं, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। यानी कि जेनेटिक्स साइंस या फिर बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। साथ ही साथ इसी यूनिट में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट के बारे में। पहले का लाइफ कैसा था, अभी का लाइफ कैसा है, पहले के लोग कैसे थे, अभी कैसे हैं, पहले लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, और अभी के बारे में। डायनासोर के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले पहले कैसे ह्यूमन थे, क्या चिंपैंजी के जैसे दिखाई देते थे, मंकी के जैसे, एप के जैसे। तो ये सारा का सारा हम कहाँ पे पढ़ेंगे, इसी यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इस यूनिट के अंदर भी आपको टोटल 3 चैप्टर है। ठीक है, इस यूनिट के अंदर भी आपको टोटल 3 चैप्टर देखने को मिलेगा, जिसमें फर्स्ट चैप्टर की यदि अपन बात करते हैं, जो पहला चैप्टर है, इस पहले चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन जो होता है उसके सिद्धांत के बारे में कहाँ पे पढ़ेंगे, इसी वाले चैप्टर में। क्लास 10 में भी आपने पढ़ा हुआ होगा मेंडल के बारे में, जेनेटिक्स
यानी कि आनुवांशिकी का फादर बोला जाता है मेंडल को। मेंडल ने 7 सालों तक मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। 1856 से 1863 टोटल 7 साल तक इन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बाद ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिए, यानी कि उनके सिद्धांतों को दिए 7 साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तो इसी वाले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे कि मेंडल के लॉज के बारे में पढ़ाएंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ाएंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ाएंगे, लिंकेज पढ़ाएंगे, रिकॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे, उसके बाद क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि क्रोमोसोम में जो कोई गड़बड़ी होती है तो वो डिसऑर्डर के बारे में पढ़ाएंगे, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ाएंगे, यहीं पे बताएंगे किन्नर के बारे में कि वो कैसे पैदा होते हैं, क्या उनमें होता है, वो सारा का सारा चीज यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, क्या जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट किया जा सकता है, यदि किया जा सकता है तो कैसे, वो सारा का सारा प्रोसेस आपको कहाँ पे बताएंगे, यहीं पे। तो जेनेटिक्स का पहला चैप्टर एंड ओवरऑल यदि बात करें तो आपके क्लास 12th के सिलेबस का चौथा चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जब बात करेंगे इसके पांचवें चैप्टर की, जब बात करेंगे इसके पांचवें चैप्टर की, तो इसका पांचवा चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये जो इनहेरिटेंस होता है उसके मॉलिक्यूलर बेसिस यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे उसकी बात करेंगे। क्लास 11th और 12th के यदि चैप्टर्स को मिला दे, हालांकि हालांकि ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई टफ या फिर आसान वाला ऐसा कोई शब्द होता नहीं है, बट मैं पहले ही मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो पढ़ेगा पढ़ेगा उसके लिए बहुत ज्यादा कोई चीज टफ भी नहीं होता है, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए हर चीज टफ होगा। ठीक है, इस चैप्टर की यदि बात करेंगे, जितना इसका लोग खौवा बना दिया हुआ रहता है कि इतना टफ है, एक्चुअली में इतना ज्यादा टफ है नहीं, बिल्कुल ये अफवाह है कि टफ होता है। हाँ, ये बोलेंगे अदर चैप्टर्स के मुकाबले में थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा और हल्का सा लेवल, तो ये कह सकते हैं, बट ये नहीं कह सकते कि बहुत टफ है इस टाइप का कुछ। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो आपका सेकंड यूनिट है, ठीक है, ये जो आपका सेकंड यूनिट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, उसमें जो ये सेकंड चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसमें हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पर, जैसे कि डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, उन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। वॉटसन और क्रिक ने जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन हम कहाँ पे लेंगे, यहीं इसी सेकंड चैप्टर में, जेनेटिक्स के सेकंड चैप्टर में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। यहीं पे देखेंगे कि डीएनए से डीएनए का निर्माण कैसे होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण कैसे होता है, और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, ये सारा का सारा हम कहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे इसी चैप्टर में। अगला जेनेटिक्स का 6th चैप्टर, और या फिर को बोल सकते हो कि जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है एवोल्यूशन। ठीक है, जिसका नाम है एवोल्यूशन, मतलब विकास। ठीक है, कैसे एवोल्यूशन हुआ, कैसे एवोल्यूशन किसको बोलते हैं, बताएंगे आपको कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में जो बदलाव होता है उसी को बोलते हैं एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन में हम पढ़ने क्या वाले हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले कौन से जीव आए, किस तरीके से आए, उनके बारे में क्या क्या थ्योरीज दी गई है। उसके बाद डायनासोर के बारे में पढ़ेंगे, डायनासोर कब आए थे, कब गए, क्यों गए। उसके बाद पढ़ेंगे ह्यूमन के एवोल्यूशन के बारे में कि ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले
कौन थे, पहले सबसे पहले कौन आए, उसके बाद कौन आए, वो सारा का सारा चीज कहाँ पे पढ़ेंगे, इसी एवोल्यूशन वाले चैप्टर में। तो ये रहा आपके क्लास 12 का 2 यूनिट, एक है रिप्रोडक्शन और दूसरा यूनिट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। लाइट कट गई बट कोई दिक्कत नहीं, क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ इसकी बात की है 2 यूनिट। अब देखिए जो आपका थर्ड यूनिट है यानी कि यूनिट सी, तो जो आपका थर्ड यूनिट है इस यूनिट का नाम है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। आपका थर्ड यूनिट जिसका नाम है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। मतलब मानव कल्याण में जीव विज्ञान, ठीक है। मानव कल्याण में जीव विज्ञान, मानव कल्याण में जीव विज्ञान की क्या भूमिका है उसके बारे में हम कहाँ पे पढ़ेंगे, उसके बारे में हम इसी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर की यदि बात करेंगे तो इसके अंदर आपको टोटल 2 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको टोटल 2 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से इसका पहला चैप्टर एंड ओवरऑल 7th चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, क्लियर है जी। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, मानव में होने वाली मानव स्वास्थ्य और मानव में होने वाली बीमारियों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा कि कौन कौन सा बीमारी। देखिए जो डिजीज की बात करेंगे ना, डिजीज बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो कि बैक्टीरिया के कारण होती है, ठीक है। कुछ बीमारी ऐसा होता है जो कि वायरस के कारण होता है। कुछ बीमारी ऐसा होता है जो कि प्रोटोजोआ के कारण होता है। कुछ बीमारी ऐसा होता है जो कि हेलमिंथ के कारण होता है। तो उन सब के बारे में सबका एग्जाम्पल कौन कौन सी बीमारियां होती है, जैसे बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, वायरस के द्वारा होने वाला कॉमन कोल्ड, ऐसे ही सभी के बारे में बताएंगे एक एक करके, और हर एक बीमारियों के बारे में बताएंगे, बहुत डिटेल में बताएंगे, ठीक है। आपके यदि हम बात करेंगे सिलेबस की तो आप में सिर्फ बीमारी दिया हुआ है, उसका एजेंट नहीं दिया हुआ है कि वो बीमारी किसके कारण होता है, ठीक है। जैसे जैसे कि यहाँ पे है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, तो ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण, ठीक है। तो वो सारा का सारा चीज आपको बताएंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि उस बीमारी के लक्षण क्या है, हम कैसे पता कर सकते हैं कि यही बीमारी है, उसमें कौन सा टेस्ट होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, वो सारा का सारा चीज कहाँ पे बताएंगे, इसी वाले चैप्टर में, यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नामक चैप्टर में। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला देखिए, उसके बाद क्लास 12th के 8th चैप्टर और थर्ड यूनिट के लास्ट चैप्टर की यदि बात करें तो इसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। क्लियर। जैसे माइक्रोब्स की यदि अपन बात करते हैं, माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीव की यदि अपन बात करते हैं, तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं ना, ये 2 टाइप के होते हैं। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही ये माइक्रोब्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक वो होते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल होते हैं,
दूसरे वो होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो माइक्रोब्स एक वो होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं और एक वो होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे यदि बात करें, जैसे अभी जो मैंने बताया टीबी जिसके कारण होता है, मैंने बताया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये किसके कारण होता है? सॉरी, ये कैसा है? तो आई एम सो सॉरी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसके कारण टीबी होता है, तो ये क्या है? हमारे लिए हार्मफुल है। तो ये रहा आपका माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ये वो बैक्टीरिया है जो हमारे लिए हार्मफुल होता है, जिसके कारण जिसके कारण लोगों को एक बीमारी होता है जिसका नाम होता है टीबी। क्लियर? एक बात ये हो गई। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड की यदि बात करें, कॉमन कोल्ड होता है राइनो वायरस के कारण, ठीक है। कॉमन कोल्ड होता है राइनो वायरस के कारण, ठीक। उसके बाद एक होता है ट्रेपोनीमा पैलिडम, ट्रेपोनीमा पैलिडम जिसके कारण सिफिलिस बीमारी होता है। तो ये वो सारे माइक्रोब्स हैं, ये वो सारे माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, जिसके कारण लोगों में बीमारियां होती है। तो ये हमने बात की हार्मफुल के बारे में। दूसरा है यूजफुल। यूजफुल की यदि बात करते हैं, जैसे आपको होता है लैक्टोबैसिलस, क्लियर। जैसे है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस वो बैक्टीरिया है जिसका इस्तेमाल किया जाता है दूध से दही बनाने में, ठीक है। लैक्टोबैसिलस। उसके बाद एक है आपका पेनिसिलियम नोटेटम, क्लियर। पेनिसिलियम नोटेटम जिससे एक मेडिसिन बनाया जाता है पेनिसिलिन, जिसका जो एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो माइक्रोब्स दोनों ही टाइप के होते हैं, एक यूजफुल वाले भी और हार्मफुल वाले भी। तो हार्मफुल वाले के बारे में बताना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, ठीक है। क्योंकि जो बीमारियां होती है वो किसी न किसी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन, हेलमिंथ इन्हीं सब के कारण होता है। तो वो क्या हुआ हमारे लिए? वो हुआ अपने लिए हार्मफुल हुआ। लेकिन वहीं यदि यूजफुल की बात करेंगे, जैसे लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस का काम क्या होता है? जब आपको पढ़ाएंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, जो दूध होता है, मिल्क होता है, उसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं मिल्क प्रोटीन, और उस मिल्क प्रोटीन का नाम होता है केसीन। क्या नाम होता है? केसीन। अब ये जो लैक्टोबैसिलस होता है, जैसे मान लीजिए कि तुम दूध है हल्का सा, अब दूध है तो इसमें क्या होगा? केसीन प्रोटीन है। अब इसके अंदर हल्का सा जोरन डाला जाता है जिसको बोलते हैं इनोकुलम, यानी कि डाला गया दही। अब उसके अंदर क्या था? लैक्टोबैसिलस। अब ये लैक्टोबैसिलस वाला जो बैक्टीरिया है, ये उस दूध के अंदर रिलीज करता है, ये उस दूध के अंदर रिलीज करते हैं। ये लैक्टोबैसिलस की यदि बात करें, तो लैक्टोबैसिलस वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ये उस दूध के अंदर रिलीज करते हैं लैक्टिक एसिड। अब वो जो लैक्टिक एसिड है वो उस दूध के अंदर का केसीन प्रोटीन को मथ देता है और उस दूध को कन्वर्ट कर देता है दही में। तो हमारे लिए यूजफुल हुआ। तो यहाँ पे बताएंगे कैसे कैसे जो माइक्रोब्स होते हैं वो मानव कल्याण में सहायक होते हैं। यहीं पे आपको सिखाएंगे कैसे दूध से दही बनाया जाता है, ठीक है। कैसे माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके दवाइयाँ बनाई जाती है, कैसे माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके जो आपको और भी पनीर पनीर हो गया, चीज़ हो गया, ये सब बनाया जाता है, ठीक है। ब्रेड, ये सब इनके मदद से बनाया जाता है। कैसे कैसे माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके वाटर को ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है, यानी कि इस गंदे पानी को साफ किया जाता है। तो वो सब आपको पढ़ाएंगे कहाँ पे? वो सब आपको पढ़ाएंगे इस चैप्टर में जिसका नाम है बायोलॉजी इन ह्यूमन सॉरी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये रहा आपका क्लास 12 का तीसरा यूनिट,
बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें आपको ये 2 चैप्टर के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका टोटल 3 यूनिट क्लास 12 का। अब बात करते हैं क्लास 12 के चौथे वाले यूनिट की। ठीक है, बात करते हैं क्लास 12 के चौथे वाले यूनिट की, यूनिट डी यानी कि 4। इस चौथे यूनिट का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इस चौथे वाले यूनिट का नाम है बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, अब देखिए अगेन वही वाला, अब आपको जो बताया हुआ था संधि विच्छेद वाला, वो वाला कीजिए, आपको मतलब पता चल जाएगा। यहाँ पे यदि बात करेंगे बायो की, तो बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड टेक्नोलॉजी हिंदी में तकनीक। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी है क्या? बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी का या फिर साइंस का वो ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई प्रोडक्ट ऑब्टेन किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। जैसे आपको बताएंगे एक बीमारी के बारे में, इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे कि डायबिटीज के बारे में। ठीक है, हर घर की ये समस्या हो गई है, डायबिटीज। अब ये जो डायबिटीज है, ये डायबिटीज होता किसकी कमी से है? ये डायबिटीज होता है इंसुलिन की कमी से। ठीक है, ये डायबिटीज होता है इंसुलिन की कमी से। अब ये जो इंसुलिन है, इस इंसुलिन का जो टैबलेट आता है, इस इंसुलिन का जो टैबलेट आता है, ये बनाया जाता है सुअर के पैनक्रियाज से। ठीक है, ये बनाया जाता है सुअर के पैनक्रियाज से। तो क्या हुआ यहाँ पे? इस लिविंग ऑर्गेनिज्म से टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोडक्ट ऑब्टेन किया गया, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, यहीं पे आपको पढ़ाएंगे जो एमआरआई मशीन होता है, एमआरआई मशीन में जो पीसीआर का यूज किया जाता है, पीसीआर वो भी किसका पार्ट है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो ये जो आपका यूनिट है, यानी कि चौथा यूनिट, थोड़ा सा टेक्निकल है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। बहुत ज्यादा यहाँ से नॉलेज मिलता है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे ये वाला यूनिट है। तो इस वाले यूनिट के अंदर यदि बात करते हैं, इस वाले यूनिट के अंदर प्रॉपर अपन 2 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें से पहला चैप्टर एंड ओवरऑल 9th चैप्टर जो है, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। क्लियर? तो ये जो आपका चैप्टर है क्लास 12 का 9th चैप्टर, इसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ये वाला चैप्टर जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस थोड़ा सा टेक्निकल था, वैसे ही ये वाला जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, ये चैप्टर भी थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन बहुत मजा आता है फिगर्स के द्वारा यहाँ पे पढ़ने में। बहुत अच्छा चैप्टर है ये। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या-क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, क्या-क्या इसके सिद्धांत हैं और इसमें कौन-कौन से प्रोसेसेस होते हैं जिससे कि प्रोडक्ट ऑब्टेन किया जाता है, तो वो अपन पढ़ेंगे यहाँ पे इस वाले चैप्टर में। अब देखिए, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड या फिर लास्ट चैप्टर एंड बायोलॉजी का क्लास 12th बायोलॉजी का 10th चैप्टर, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? एप्लीकेशन इन द सेंस यहाँ पे
यूज। तो ये वाला बहुत आसान चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर भी है। तो यहाँ पे आपको बताएंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है। जैसे कि हेल्थ सेक्टर में किया जाता है, जैसे आपको मैंने बताया एमआरआई के बारे में, ठीक है। तो एमआरआई में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पीसीआर, एमआरआई के अंदर जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर होते हैं वहां पे बायोटेक्नोलॉजी के मदद से ही क्या किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का निर्माण किया जाता है। इसी के मदद से मेडिसिन सब बनाए जाते हैं। एग्रीकल्चर में इसका प्रॉफिट है। तो ये बहुत सारे प्रॉफिट हैं। तो वहीं यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको इस चैप्टर में कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे है और कौन कौन सा यूज है और किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। प्रॉपर बिल्कुल एकदम समय से स्टार्ट करेंगे और आपके एग्जाम से बहुत पहले खत्म करेंगे, जिससे कि आपको प्रॉपर रिवीजन और आपके टेस्ट के लिए आपको टाइम भी मिल जाए। क्लियर? तो ये रहा आपको यहाँ पे 4 यूनिट। पहला यूनिट हो गया आपका रिप्रोडक्शन, दूसरा जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, तीसरा बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर और चौथा यूनिट हो गया आपका वो है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये है बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए क्लास 12th का लास्ट यूनिट, ठीक है। तो इस यूनिट का जो नाम है, इस यूनिट का नाम है इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी, हिंदी में इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। इकोलॉजी होता क्या है, देखिए यदि फैक्टर की बात करेंगे ना, यदि फैक्टर की बात करेंगे तो 2 फैक्टर होता है। ठीक है, फैक्टर की बात करते हैं यदि अपन, तो 2 फैक्टर होता है। एक होता है बायोटिक फैक्टर यानी कि जैविक कारक, और दूसरा होता है एबायोटिक फैक्टर यानी कि अजैविक कारक। ठीक है, एक होता है जैविक कारक और दूसरा होता है अजैविक कारक। जैविक कारक में लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें नॉन लिविंग वाले आते हैं। ठीक, तो ये जो इकोलॉजी चैप्टर है इसमें आपको बताएंगे कि बायोटिक चीजें यानी कि एक जीव का दूसरे जीव के साथ क्या संबंध है। मैं आप पे कैसे डिपेंडेंट हूँ, आप मेरे पे कैसे डिपेंडेंट है, हम सब दूसरे दूसरे एनिमल्स पे कैसे डिपेंडेंट है, हम सब प्लांट्स पे कैसे डिपेंडेंट है। यानी कि बायोटिक फैक्टर के बीच ही यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या संबंध है उसके बारे में पढ़ाएंगे यहाँ पे बायोटिक वाले में। ठीक है, और दूसरा बताएंगे कि बायोटिक का एबायोटिक वाले के साथ क्या संबंध है। ठीक है, जैसे एबायोटिक फैक्टर में आ गया आपको टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर के बिना हम अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं। दूसरा वाटर। ठीक है, वाटर की यदि बात करते हैं तो ह्यूमन का जो बॉडी होता है वो 75% वाटर से बना हुआ होता है। ठीक है, हमारे अर्थ की यदि बात करेंगे, हमारे पूरे पृथ्वी पे तो 70% 60-70% से ज्यादा वाटर है, लेकिन फिर भी अभी बहुत जगह पानी सूख रहा है, वाटर की कमी हो रही है। पानी होना इन द सेंस ये नहीं कि वो पानी पीने वाला है। ठीक है, जैसे जो शिप होता है, शिप पे जो लोग वर्क करते हैं तो ऐसा नहीं है कि शिप चल रहा है बाल्टी से कहीं पानी निकाल ली और वो पी लेंगे, नहीं, वो पानी नहीं पी सकते। यदि वो पानी पीते हैं उनके बॉडी के साथ बहुत सी गड़बड़ी हो सकती है। तो वो जो पानी होता है पीने लायक नहीं होता है, उसमें सैलिनिटी यानी कि साल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम लोग वाटर पे डिपेंडेंट हैं। तो दूसरा ये बायोटिक फैक्टर में हो गया वाटर। टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गया, सॉइल हो गया, ये सब क्या है, ये सब है एबायोटिक फैक्टर। तो वहीं यहाँ पे बताएंगे, इकोलॉजी में आपको पढ़ाएंगे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या संबंध है, और साथ ही साथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एबायोटिक फैक्टर के साथ क्या रिलेशन है, वो यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे इकोलॉजी में। तो इसके अंदर आपको टोटल 3 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से पहला चैप्टर इकोलॉजी का पहला चैप्टर एंड ओवरऑल 11 नंबर चैप्टर, जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड
पॉपुलेशन, चैप्टर नंबर 12 इकोसिस्टम, chapter number 12 ecosystem, and last but not the least, that is the chapter biodiversity, biodiversity and its conservation. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो ये 3 चैप्टर हैं आपको इकोलॉजी में, जहाँ पे आपको मैं बताऊंगा ऑर्गेनिज्म। एक में पढ़ाएंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में, दूसरे में पढ़ाएंगे अपने पूरे इकोसिस्टम के बारे में, तीसरा पढ़ाएंगे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विभिन्नताएं, जो अलग अलग जीव होता है। जैसे जब आप इसमें हम फूड चेन बताएंगे, तब वहां पे आपको पढ़ाएंगे कि जैसे इसी चैप्टर में आपको बताएंगे, जैसे है ग्रास यानी कि घास। अब घास को खाया किसने? इसको खाया गोट यानी कि बकरी ने। अब इस गोट को खाया किसने? इसको खाया मैन ने। अब इस मैन को खाया किसने? इस मैन को खाया लायन ने। जब लायन मर जाएगा तब इसको क्या होगा? जो डिकम्पोजर होगा वो उसको डिकम्पोज कर लेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में अर्थवर्म हो गए, लीच हो गए, तो ये सब क्या करते हैं? ये सब इसको क्या करते हैं? बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं, सड़ा गला करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो क्यों जरूरी था ये पता चल गया अर्थवर्म। वैसे ही जितने सारे जीव हैं सारे के सारे एक दूसरे के लिए जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताएंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में, और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, को संरक्षित करना, ये अपने लिए कितना जरूरी है ये भी यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्लास 12th के वेटेज की यदि बात करते हैं, क्लास 12th का जो आपका वेटेज है, ठीक है, वेटेज इन नीट, ठीक है, इसके वेटेज की यदि बात करते हैं कि इनके जो यूनिट्स हैं इनका वेटेज किस तरीके से है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, वो है जेनेटिक्स। ठीक है, सबसे ज्यादा यदि कहीं से क्वेश्चन आता है क्लास 12 के पोर्शन से नीट में, तो वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बाद बात करेंगे तो वो है अगला इकोलॉजी। ठीक है, अगला है यहाँ पे इकोलॉजी। इकोलॉजी के बाद आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको रिप्रोडक्शन, एंड इसके बाद बात करते हैं तो इसके बाद आपको मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बाद आपको मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी के बाद बायोटेक्नोलॉजी, और उसके बाद आपको मिलेगा बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से वेटेज है इसका, ये बात याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th और क्लास 12th, जब आप सिलेक्शन परसेंटेज यदि देखेंगे आप एंट्रेंस एग्जाम का, तो उसमें ऑलमोस्ट सिलेक्शन परसेंटेज जो होता है वो फ्रेशर का होता है, ना कि ड्रॉपर का। जो एक बार ड्रॉप लेता है वो ड्रॉप लेता ही चला जाता है, इसीलिए याद रखिएगा फ्रेशर में आप जितना एनर्जी के साथ आप उसको कॉम्पिटिट कर सकते हैं, आप में चांसेस बढ़ जाएगा उसको क्रैक करने का, वो चांस बाद में चल करके कम हो जाएगा। इसीलिए अभी से ही क्लास 12th और 11th दोनों की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, जिससे कि आप आसानी से जब आपका 12th का पेपर हो जाएगा, 12th के पेपर आपका फेब में हो जाएगा, उसके बाद जब आप मई में पेपर देंगे इसका नीट का, तो आप आसानी से क्रैक कर सके और अपने को पूरा कर सके। ठीक है, और एक अच्छे से मेडिकल कॉलेज में पहुंच। ठीक है, तो ये रहा आपको क्लास 12th के सिलेबस के इंट्रो के बारे में।
होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो उसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, यदि आप कुछ पूछना चाहे तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और बहुत मेहनत लगती है यार, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं अपने अगले क्लास में, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट, ठीक है। और प्रॉपर चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर स्टार्ट करने के बाद जैसे चैप्टर खत्म होगा तो उससे वहाँ पे क्वेश्चन करवा देंगे। और जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी, जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म होने के बाद आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करवाएंगे। जब आपका एनसीईआरटी वाला पोर्शन हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रॉपर उसके बाद आपको उस चैप्टर से प्रॉपर जो एमसीक्यूज होते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है, वो आपको करवाएंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू गाइस।